गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब इन दिनों हम लोग विश्व भूगोल पूरी तरह समाप्त करने के बाद भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। पहले ही लेक्चर में हमने बताया था कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। पुनः प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़े, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े, उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े, फिर बौद्ध धर्म पढ़े, फिर जैन धर्म पढ़े, फिर 16 महाजनपद के बारे में पढ़े, उसके बाद मगध राज के उत्कर्ष के बारे में पढ़े। मगध राज के उत्कर्ष किस प्रकार हुआ उसके बारे में पढ़े। 16 महाजनपदों में से मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। तो अंततः मगध ने अपने आसपास के सभी महाजनपद के राजाओं को हराया और मगध राज की स्थापना किया। मगध साम्राज्य के आरंभिक वंश के संस्थापक अगर कोई थे तो वो थे बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश के संस्थापक खुद बृहद्रथ ही थे, यानी कि मगध राज्य के संस्थापक बृहद्रथ थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मगध के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो थे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मगध का संस्थापक कौन था, तो आपका उत्तर होना चाहिए बृहद्रथ। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाए प्रश्न कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो आपको उत्तर देना होगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश को तो दोस्तों पितृहंता वंश भी बोला गया है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि अपने पिता को मारकर राजगद्दी बेटे द्वारा हथिया लिया गया है। जैसे बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु थे, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर हथिया लिया था। फिर अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त किया था। तो इसी प्रकार हर्यक वंश में देखा गया। इस कारण इतिहास में हर्यक वंश को पितृहंता वंश की संज्ञा दी जाती है। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश की नींव पड़ती है, और शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि में देखा गया है कि उन्होंने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था। जो अवंती से जीतने के लिए हर्यक वंश के प्रतापी राजा जो थे बिंबिसार अजातशत्रु जैसे महान राजा भी नहीं जीत पाए थे। शिशुनागों ने क्या किया, अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था। उसके बाद नंद वंश देखे थे, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, और महापद्म नंद के बाद उसका पुत्र धनानंद राजा बना था। धनानंद महापद्म नंद के 8 पुत्रों में से सबसे छोटा था। किसी दिन क्या होता है कि चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। अब वो पहले धनानंद के दरबार में रहा करते थे। किसी दिन क्या होता है कि दोनों में, धनानंद और कौटिल्य में, किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, और धनानंद द्वारा चंद्रगुप्त, ये विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य को दरबार से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया जाता है। उसी दिन से कौटिल्य द्वारा या चाणक्य द्वारा प्रण लिया जाता है कि हम जो है धनानंद को पूरी तरह से इसके राज्य को उखाड़ के फेंकेंगे। और इसी प्रण के साथ जो कौटिल्य थे, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे, व्याख्याता भी थे। वहां अपने शिष्य को तैयार किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, यानी कि चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर तथा उसकी हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। तो आज दोस्तों हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का शुरुआत कर रहे हैं, और मौर्य वंश को पढ़ने में 3 या 4 लेक्चर लग सकता है, और पूरी तरह से बहुत अच्छे से इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि ये मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और किताब से भी आप लोग कुछ पढ़ लीजिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट जो मौर्य वंश और गुप्त साम्राज्य का है हम क्लियर कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा किताब से भी
देख लीजिएगा। कुछ भी हम फैक्ट छोड़े तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक आध छूट गया है तो किताब से भी पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। रेफरेंस के तौर पर हम किताब को इस्तेमाल करने की सलाह जरूर देंगे। तो आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का बाद में प्रधानमंत्री बना जब मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौटिल्य ने की थी। धनानंद के विरुद्ध यानी कि विभीषण का काम किया। कौटिल्य जो थे धनानंद की सारी कमजोरियों के बारे में जानते थे और उन कमजोरियों के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले बताया और साथ ही उसको प्रशिक्षित किया और धनानंद के विरुद्ध तैयार भी किया युद्ध करने के लिए। तब देखा जाता है कि 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी और मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी। अभी भी मगध साम्राज्य ही चल रहा है। मौर्य वंश जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। मौर्य वंश के संस्थापक देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से किया था। तो मौर्य वंश के पहले राजा कौन बने? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री ये कौटिल्य को ही इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो इनके गुरु भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, उसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य समझिएगा दोस्तों, मौर्य के दरबार में भेजा था, यानी कि राजदूत के रूप में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है इंडिका, जिसमें सिर्फ पाटलिपुत्र के बारे में ही नहीं, इंडिका में पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ मौर्य का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य समझिएगा दोस्तों, शॉर्ट में लिख दिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था। अगर मौर्य वंश के जानकारी का स्रोत देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्यिक स्रोत में भी है। पुरातात्विक स्रोतों में अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र था। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस और वेद, बौद्ध और जैन ग्रंथों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में अशोक का अभिलेख, भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड, जूनागढ़ अभिलेख, ये सब साहित्यिक स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत ये सब हैं। पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्यिक स्रोत भी हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, जबकि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया। जस्टिन और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस तथा एजियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम दिया था। जस्टिस और देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अध्याय है, इसके बारे में इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 3 या 4 लेक्चर भी होगा तो उसको बनाएंगे हम। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में और एजियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस के रूप में किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय सर विलियम जोन्स को जाता है, यानी कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था तथा सर विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले पता लगाया था कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए है। दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय सर विलियम जोन्स को जाता है तथा सर विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम पता लगाया था कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है, यानी कि विजय होती है। इस विजय के बाद दोनों के बीच एक संधि होती है। संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया था। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था तथा काबुल, कंधार, मकरान, हेरात दहेज स्वरूप दिया था। इस प्रकार देख सकते हैं कि अफगानिस्तान तक का क्षेत्र भारत के अंतर्गत
यानी कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत फैल गया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। युद्ध जो होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ, युद्ध कब होता है? 305 ईसा पूर्व में। युद्ध की संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस शॉर्ट में लिख दिए दोस्तों, आप समझ लीजिएगा, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया था तथा सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और दहेज में काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, जो काबुल अभी अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से आजाद कराया था। पश्चिमोत्तर भारत जो कि सिकंदर द्वारा जीता गया था और वापस जाते समय अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को वहां का एक तरफ से राजा बना के वो सिकंदर चले गए थे। तो तब से सिकंदर के जाने के बाद पश्चिमोत्तर क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर की गुलामी में था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र को सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से मुक्त कराया था। चंद्रगुप्त की उपनाम पॉलीथ्रॉबस था स्ट्रेबो के अनुसार। स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम पॉलीब्रोथम था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था, जो शूद्र जाति के थे। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा बताया गया है, जो शूद्र जाति की एक कन्या थी। साम्राज्य अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में अगर देखा जाए तो पूर्व में मगध से पश्चिम में उत्तरी सौराष्ट्र तक, उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। जस्टिन तथा स्ट्रेबो ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण भारत को विजित किया था या रौंद डाला था। संपूर्ण भारत को, जो इसके आगे खड़ा हुआ उसको रौंद डाला और संपूर्ण भारत को विजय किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जस्टिन और प्लूटार्क ने लिखा है कि 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने रौंद डाला था या विजित किया था। इसी के तहत उन्होंने ही, जस्टिन और प्लूटार्क ने भी लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था तथा धनानंद के विरुद्ध सहायता मांगा था। यानी कि जस्टिन और प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था और सिकंदर से मिलकर उन्होंने धनानंद के विरुद्ध सहायता मांगा था कि हम धनानंद को हराना चाहते हैं, आप हमारी सहयोग कीजिए। संभवतः सिकंदर द्वारा इनकार कर दिया गया होगा कि हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है विश्व विजेता बनने की है, इसलिए अगर हम आपका सहयोग करते हैं तो हम आपके अधीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे, हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, आप मेरी सहायता कीजिए। और इस प्रकार बात वहीं तक रुक गई होगी और कालांतर में और भी सशक्त हुए चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य या विष्णुगुप्त के संरक्षण में। उसके बाद 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में धनानंद की हत्या कर दी जाती है और मगध पर मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा रखा जाता है। जस्टिस और प्लूटार्क ने ही लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था तथा सहायता मांगा था। किसके विरुद्ध? धनानंद के विरुद्ध सहायता मांगा था। 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सरबनवेल गोला में भूखे रहकर प्राण त्याग दिया था, जिसे जैन धर्म में संलेखन विधि या संथारा विधि भी कहते हैं। भूखे रहकर, जैन धर्म में भूखे रहकर, यानी कि जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य और इसके गुरु का नाम भद्रबाहु था। भद्रबाहु से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और 298 ईस्वी में कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में भूखे रहकर प्राण त्याग दिया था, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तो ये था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी कि मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य था। आइए एक बार फिर से हम
रिकॉल कर देते हैं अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। 322 ईस्वी में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी और मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी। इस प्रकार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बने। सेल्यूकस निकेटर ने मेगा अस्तनिक नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था तथा मेगा अस्तनी द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम मेगा अस्तनी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। इसमें पाटलिपुत्र सहित संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। अगर मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत अगर देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है। पुरातात्विक स्रोत में अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगा अस्तनी द्वारा लिखित इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार बौद्ध एवं जैन ग्रंथ भी मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में अशोक का अभिलेख, भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड, जूनागढ़ अभिलेख आदि जो है साहित्यिक स्रोतों में आता है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस जो कि 9वीं शताब्दी में लिखा गया एक पुस्तक है और मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। जस्टिन स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में और एजियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस के रूप में किया है। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना का श्रेय सर विलियम्स जोन्स को जाता है तथा इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया था कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का सेनापति था और भारत में आक्रमण के बाद जब वो वापस गए थे तो अपने जीते हुए प्रदेश का राजा सेल्यूकस निकेटर को बना दिया जाता है। वो वापस चले जाते हैं। बदले में उनको टैक्स सेल्यूकस निकेटर द्वारा उनको टैक्स निरंतर भेजा जाता है। तो आने वाले समय में देखा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है और संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी देता है तथा बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है तथा दहेज में काबुल, कंधार, मकरान, हेरात को प्रदान करता है। यानी कि सेल्यूकस निकेटर को मिला 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य से और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तथा दहेज में काबुल, कंधार, मकरान, हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पश्चिम में अफगानिस्तान जो कि काबुल अभी अफगानिस्तान की राजधानी है, तो अफगानिस्तान तक का क्षेत्र उस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, भारत के अंतर्गत आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र को सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से आजाद कराया था। चंद्रगुप्त का उपनाम पॉलीब्रोथम था। किसके अनुसार? स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त का उपनाम पॉलीब्रोथम था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र माता का पुत्र था जिसका नाम मुरा था, जिस कन्या का नाम मुरा था। मुरा से ही चंद्रगुप्त मौर्य की मुरा नामक स्त्री के गर्भ से ही चंद्रगुप्त मौर्य जन्म लिया था। मुरा एक शूद्र कन्या थी। ये ब्राह्मण परंपरा के अनुसार कहा गया है। साम्राज्य विस्तार अगर देखा जाए तो पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता है। जस्टिन तथा प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण भारत को रौंद डाला था और संपूर्ण भारत को विजित किया था और अखंड भारत स्थापित किया था। जस्टिन तथा प्लूटार्क ने ही लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से, ये बहुत रेयर है दोस्तों, इसको बढ़िया से मेमोराइज कर लीजिएगा। जस्टिन और प्लूटार्क ने ही लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था तथा सहायता मांगा था। धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से सहायता मांगा था तथा सिकंदर ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं विश्व विजेता बनने की सपना से आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं आपकी सहायता करूंगा तो हम आपके अधीन हो जाएंगे, आप हमारी सहायता करें, मैं उस धनानंद को हराऊंगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इनकार कर दिया था। 298 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में भूखे रहकर उपवास
के साथ अपना प्राण त्याग दिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में सरवनबेलगोला में भूखे रहकर प्राण त्याग किया था। भूखे रहकर प्राण त्यागने का मुख्य कारण यह था दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना गुरु भद्रबाहु को चुना था। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति जो है परम लक्ष्य बताया गया है। और निर्वाण के लिए अंत में जब जीवन के सभी लक्ष्य इंसान प्राप्त कर लिए हैं तब ये बताया गया है कि आप भूखे रहकर अपना प्राण त्याग दिए थे। तो इसी विधि को इस विधि का नाम संलेखन विधि या संथरा विधि से है। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि या संथरा विधि का प्रयोग करते जैन धर्म के संलेखन विधि या संथरा विधि का प्रयोग करते हुए अपना प्राण त्याग कर दिया था, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति इनको 298 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े, फिर हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, फिर अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो समाज रहा था, अर्थव्यवस्था रही थी, और फिर इसका संस्कृति आदि के बारे में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। 4 या 5 लेक्चर इसमें हो सकता है। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हम लोग मौर्य वंश प्रारंभ किए और मौर्य वंश के प्रथम शासक यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े। दोस्तों क्लास कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। कमेंट में दोस्तों जो खामियां हैं उसको स्पष्ट लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको भी अच्छा लगेगा, ताकि मैं आगे का क्लास जो होगा उन चीजों को सुधार करके वीडियो शूट करूंगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।